रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे एक भारतीय उद्योगपति और व्यवसायी थे जिन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व किया, जो मुंबई आधारित एक विशाल समूह है। वे न केवल देश के सबसे बड़े समूहों में से एक का नेतृत्व करने के लिए, बल्कि अपनी व्यक्तिगत नैतिकता और परोपकारी गतिविधियों के लिए भी व्यापक रूप से प्रशंसित थे। टाटा को एक दूरदर्शी नेता माना गया और उनकी विरासत सहानुभूति और नवाचार का प्रतीक है, जो कॉरपोरेट सीमाओं से परे जाकर लाखों आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। अपने जीवन काल में उन्होंने भारत के 2 सबसे बड़े नागरिक सम्मान प्राप्त किए, पद्म विभूषण 2008 में और पद्म भूषण 2000 में। भारत के पहले उद्योगपतियों का परिवार। रतन टाटा का संबंध भारत के प्रमुख उद्योगपति और परोपकारी परिवार से था, जिसे टाटा परिवार के नाम से जाना जाता है। इस परिवार का भारतीय उद्योग में एक लंबा और गौरवमयी इतिहास है। रतन टाटा के परदादा जमशेदजी टाटा ने 1868 में टाटा समूह की स्थापना की थी, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद देश निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाता था। जमशेदजी टाटा के बाद इस समूह को उनके चाचा J.R.T. टाटा ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स और टाटा सॉल्ट जैसे प्रतिष्ठित उपक्रमों की स्थापना की। टाटा समूह की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में 1903 में भारत का पहला बिजली से चलने वाला होटल ताजमहल पैलेस होटल और 1932 में भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया की स्थापना शामिल है। इसके अलावा 1952 में टाटा समूह ने देश का पहला स्थानीय कॉस्मेटिक्स ब्रांड लैक्मे भी लॉन्च किया। शिक्षा और शुरुआती जीवन। बॉम्बे में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद रतन टाटा ने 1955 में न्यूयॉर्क शहर में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने वास्तुकला में स्नातक की डिग्री 1962 में प्राप्त की। भारत लौटने के बाद वे टाटा समूह के विभिन्न व्यवसायों में शामिल हुए और 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का निदेशक बनाया गया। 1981 में वे टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और एक दशक बाद 1991 में अपने चाचा J.R.T. टाटा से टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला। टाटा समूह का नेतृत्व। रतन टाटा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के दौर में टाटा समूह का नेतृत्व किया। इस समय उनका सामना वरिष्ठ नेतृत्व के प्रतिरोध से हुआ, लेकिन उन्होंने नए कार्य संरचनाओं और सेवानिवृत्ति नीति के साथ समूह का पुनर्गठन किया। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए कई अधिग्रहण किए। 2000 में उन्होंने लंदन स्थित टेटली टी का अधिग्रहण किया और 2004 में दक्षिण कोरिया की डेवू मोटर्स का ट्रक निर्माण संचालन खरीदा। इसके बाद 2007 में टाटा स्टील ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया, जो एक भारतीय कंपनी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो $2 के सालबी थी, जो $2.3 बिलियन में हुआ। टाटा नैनो और सिंगूर विवाद। 2008 में रतन टाटा ने टाटा नैनो का निर्माण किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रचारित की गई थी और इसे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक किफायती कार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस कार की लंबाई 10 फीट और चौड़ाई लगभग 5 फीट थी, लेकिन इसमें 5 लोग बैठ सकते थे। हालांकि इसकी कीमत 1 लाख रुपए यानी $2000 पर शुरू की गई थी, लेकिन इसे बनाए रखना संभव नहीं था। इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता के कारण नैनो का उत्पादन लगभग 1 दशक तक जारी रहा। टाटा नैनो के उत्पादन से पहले पश्चिम बंगाल के सिंगूर में संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद हुआ। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की सुविधा दी गई थी,
लेकिन इस पर किसानों और विपक्षी नेताओं का भारी विरोध हुआ। अंततः संयंत्र को गुजरात के साणंद में स्थानांतरित करना पड़ा। रतन टाटा पारसी समुदाय से थे और अपने परोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में सुधार के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने अस्पतालों और अनुसंधान केंद्रों को स्थापित किया जो कैंसर के इलाज को उन्नत बनाने में सहायक रहे। इसके अलावा वे सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। उदाहरण के लिए 2024 में टाटा समूह ने असम में भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जिससे 25,000 से अधिक रोजगार उत्पन्न होने की संभावना थी। टाटा समूह और टाटा ट्रस्ट्स के दान से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में केंद्र और छात्रवृत्तियां स्थापित की गईं। इनमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और यूसी सैन डिएगो में टाटा हॉल और कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हॉल शामिल हैं। 2007 में कार्नेगी परिवार ने निर्माणकारी परोपकार के लिए टाटा परिवार को कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी प्रदान किया। अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के छोटे भाई नोएल टाटा को टाटा समूह के परोपकारी प्रभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2021 में टाटा समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया, जो मूल रूप से टाटा समूह का ही हिस्सा था और बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। रतन टाटा पशुओं, विशेषकर कुत्तों के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। 2018 में उन्होंने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स, तब वेल्स के राजकुमार द्वारा बकिंघम पैलेस में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका पालतू कुत्ता बीमार था। टाटा समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में उन्होंने आवारा कुत्तों के लिए एक सुविधा संपन्न कैनेल का प्रबंध किया और उन्हें वहां खुला घूमने दिया जाता था। उनके प्रिय साथी कुत्तों में एक गोवा था, जिसे उन्होंने गोवा राज्य से अपनाया था। उनके अंतिम प्रोजेक्ट में मुंबई में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल का निर्माण था, जो 2024 में शुरू हुआ और 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करता है। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए गए। उन्हें 2004 में उरुग्वे सरकार द्वारा मेडल ऑफ द ईस्टर्न रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे से सम्मानित किया गया और 2009 में उन्हें ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का नाइट कमांडर KBE पदवी प्राप्त हुई। जापान सरकार ने उन्हें 2012 में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का ग्रैंड कॉर्डन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त 2014 में ब्रिटेन ने उन्हें नाइट ग्रैंड क्रॉस GBE का सम्मान दिया और 2016 में उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर का कमांडर पदवी दी गई। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकारी का खिताब दिया। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को आयु संबंधित बीमारियों के चलते निधन हो गया।